आगे बढ़ते हैं। देखो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल काइनेटिक चैप्टर, जो हमारा 12th का 4th चैप्टर कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर में से ये है। ये चैप्टर क्या बताता है? हम लोगों ने 9th 10th में 11th में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन पढ़ लिए हैं, और केमिकल रिएक्शन के बाद हमें ये भी स्टडी करना रहता है कि उस रिएक्शन कितना फास्ट और कितना स्लो चल रहा है, यानी उस रिएक्शन का स्पीड क्या है, इस रिएक्शन का स्पीड क्या है। तो ये जो केमिकल काइनेटिक, जो काइनेटिक वर्ड आया है वो स्पीड क्या है। फिजिक्स में जो हम लोग काइनेटिक पढ़ते हैं वही काइनेटिक वर्ड जो है यहाँ पे स्पीड का, स्पीड यानी वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी दोनों यहाँ पे एक ही लेके चलेंगे, और ऐसे कुछ फिजिक्स का मेथड नहीं लगाना, बल्कि ये करना है कि रिएक्शन कितने फास्ट और कितना स्लो चल रहा है, इसका स्टडी के लिए हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। सिर्फ फास्ट और स्लो से नहीं मतलब होता है, उसके बारे में और भी स्टडी करना, कितना कंसंट्रेशन बना, कितना हमारा रिएक्टेंट बना, कितना प्रोडक्ट बना, ये सब के बारे में स्टडी करेंगे, तभी हम इसके स्पीड के बारे में देख सकते हैं। तो केमिकल काइनेटिक में इंपॉर्टेंट पहला टॉपिक जो है वो क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। यानी रेट का मीनिंग ही होता है काइनेटिक यानी स्पीड यानी वेलोसिटी, यानी कहने का मतलब रिएक्शन की क्या स्पीड है। रेट का मीनिंग क्या होता है? रेट मतलब होता है क्या कि हिंदी में दर बोलते हैं, तो क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। रेट का मतलब क्या हुआ कि टाइम के अकॉर्डिंग कितना कंसंट्रेशन का चेंज हुआ। जैसे स्पीड में हम देखते हैं, वेलोसिटी में हम लोग देखते हैं क्या कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसकी स्पीड क्या, कितने डिस्टेंस में कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, इसको हम स्पीड बोलते हैं या वेलोसिटी बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट अगर वहां पर चेंज करें तो वही चीज यहाँ पे भी, यहाँ तो कोई डिस्टेंस को हम ले नहीं सकते ना। केमिकल रिएक्शन है तो केमिकल रिएक्शन का स्टडी कैसे करेंगे? स्टार्टिंग का कंसंट्रेशन क्या था और बाद का कंसंट्रेशन क्या है, उसको चेक करके हम देख सकते हैं कि इसकी स्पीड क्या है रिस्पेक्ट टू टाइम। उसी तरीका से इसमें रेट के बारे में पता करेंगे, तो आकर रेट कहते किसको है, डिफिनेशन के लिए हम ये टॉपिक को थोड़ा स्टडी करेंगे। उसके बाद टाइप ऑफ रिएक्शन। अब रिएक्शन के टाइप होते हैं। कोई रिएक्शन क्या होता है, वेरी फास्ट होता है, कोई स्लो होता है, कोई मॉडरेट रिएक्शन होता है। यानी कहने का मतलब बहुत ज्यादा, जो बहुत जल्दी जो हो जाए, जैसे आयनिक कंपाउंड के लिए होता है। आयनिक कंपाउंड के लिए जो भी होगा तो वो क्या होता है, आयनिक रिएक्शन जो होते हैं बहुत फास्ट होते हैं, विद इन सेकेंड होते हैं, बहुत फास्ट होते हैं। तो उसके बारे में स्टडी करना है कि कौन से फास्ट रिएक्शन है, कौन सा वेरी स्लो रिएक्शन है, दस रस्टिंग ऑफ आयरन, वेरी स्लो रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन कैसे है, जैसे हमारा मॉलिक्यूलर रिएक्शन जो भी होता है वो सब मॉडरेट रिएक्शन होता है। तो ये सब के बारे में स्टडी करेंगे, टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है, और रेट जो हमारा भी होता है। जब टाइप ऑफ रिएक्शन में पढ़ लेंगे कि फास्ट, फिर उसके बाद स्लो, उसके बाद मॉडरेट ये रिएक्शन, उसके बाद हमें ये भी जानना है कि आखिर रेट हम कैसा निकाल रहे हैं। रेट हमारे जैसे स्पीड हम निकालते थे कि एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इस तरीका से हम भी यहाँ पे रेट भी, एवरेज रेट भी निकालेंगे, इंस्टेंटेनियस भी निकालेंगे, उसके बारे में भी स्टडी करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट में है हमारा इफेक्ट ऑफ पीवीसीसी ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। कहने का मतलब है कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन। यानी रेट ऑफ रिएक्शन में हाँ जाके देखना हो जाएगा। अरे बॉटल गाड़ी की डिक्की में होगा, देखो। हाँ तो पढ़ लेते हैं क्या। अब देखो, अब हमें ये इफेक्ट ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन, आखिर इसके स्पीड के, रिएक्शन के स्पीड के प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है, वॉल्यूम बढ़ाने घटाने से, प्रेशर बढ़ाने या घटाने से, टेम्परेचर को बढ़ाने घटाने से, कंसंट्रेशन को इंक्रीज डिक्रीज करने से आखिर रेट ऑफ रिएक्शन से क्या इफेक्ट होगा, इसके बारे में भी स्टडी करेंगे। अगर हमें ये देख लेंगे कि हाँ क्या कंसंट्रेशन बढ़ाने से इसकी स्पीड बढ़ती है, रेट बढ़ता है या घटता है। रेट का मतलब रेट बढ़ा यानी रिएक्शन का स्पीड बढ़ा, रेट घटा यानी रिएक्शन का स्पीड घटा, ये एक्सप्लेन करता है रेट हमारा वही। और हमारे इसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये भी स्टडी करना है। उसके बाद मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपके एग्जामिनेशन में जो केमिकल काइनेटिक्स का
जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, यही में इंपॉर्टेंट है, मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्यादा। ये सब हमें ये स्टडी करने के लिए ये सब आना बहुत जरूरी है। जब ये आ जाएगा तो हम ये अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। तो इसलिए हमें ये समझिए ये सब चीज बेसिक है और ये स्टडी करना हमको चैप्टर में इंपॉर्टेंट, हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ऑर्डर क्या है मैं उस टाइम बताऊं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। ऑर्डर से हमें पता चलेगा कि इसकी स्पीड कितनी है। तो ये ऑर्डर भी हमें बिल्कुल जानना है। और ऑर्डर जानेगा तो ऑर्डर हमारा जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, ऐसा भी ऑर्डर होते हैं, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे कि काइनेटिक ऑफ जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर के बारे में भी हम फर्स्ट ऑर्डर बता देंगे तो सेकंड ऑर्डर भी आप निकाल सकते हैं, उसके द्वारा भी हम स्टडी कर लेंगे। तो ये चैप्टर में हमें जनरली ये सब पढ़ना है और भी बाकी जो चीजें इससे एडिशनल चीज वो भी पढ़ेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक तो हमारा ये है और बाकी एडिशनल इसमें चीजें तो हम बीच बीच में पढ़ते रहे। अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहला टॉपिक जिसको हम बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। चलो पहला टॉपिक पर हम चलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, आखिर रेट ऑफ रिएक्शन है क्या? मैंने बताया जो काइनेटिक वर्ड आया है वो हमारा वेलोसिटी और स्पीड से आया। चैप्टर का मतलब ये है कि हमें केमिकल का काइनेटिक यानी केमिकल के स्पीड के बारे में डिस्कशन करना है चैप्टर में। उसी तरीका से रेट ऑफ रिएक्शन उसी को बोलते हैं। रेट का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी, नहीं तो हम स्पीड और ऑफ रिएक्शन, इसके बारे में हम स्टडी करना। यानी वेलोसिटी और स्पीड क्या है, रिएक्शन कितना फास्ट है कितना स्लो है, ये सब के बारे में स्टडी करना है। क्योंकि अगर हम इस चैप्टर में किसी चीज के स्टडी करेंगे फास्ट स्लो, तो हमें ये सब ज्यादा जो होता है स्टडी करेंगे तो इसके कारण हमारे क्या कंपाउंड बना उस पर भी हमारा डिपेंडेंट होना चाहिए। तो ये सब जो चैप्टर जो है ये कहाँ यूज होता है? इंडस्ट्रियल एरिया में ज्यादा यूज होता है, ये चैप्टर का यूज करते हैं। इंडस्ट्रियल में कोई प्रोडक्ट को जल्दी बनाना है, कम टाइम में जल्दी बनाना है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उसकी स्पीड कितनी रखनी होती है। तो ये सब इंडस्ट्रियल जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री पढ़ते हैं, नहीं तो इंडस्ट्री में जो हमारा रहते हैं उन लोगों को ये स्टडी होना चाहिए केमिकल काइनेटिक का, तभी वो अच्छे से अपनी इंडस्ट्री को चला सकते हैं। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर भी ये आता है। अब चलो वेलोसिटी एंड स्पीड ऑफ रिएक्शन की बात कर लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ जिसको हम स्पीड रेट को हम बोलते हैं। सपोज दैट कि मैंने एक रिएक्टेंट लिया और एक प्रोडक्ट लिया। सपोज दैट मैंने एक रिएक्टेंट लिया, रिएक्टेंट एंड एक लिया प्रोडक्ट, ठीक है। रिएक्टेंट को आप मान लो ए, प्रोडक्ट को मान लो बी, कोई दिक्कत नहीं, ए और बी, ए से बी में हमारा कोई कन्वर्ट हो रहा है। अब हमारा कोई ना कोई कंसंट्रेशन तो ए के बाद, ए जो था वो कन्वर्ट हो गया बी में केमिकल रिएक्शन करने के बाद। सपोज दैट मान लेते हैं कि एट टाइम t इक्वल टू 0, जब टाइम 0 था तो इसका कंसंट्रेशन कुछ ना कुछ होगा। इसका कंसंट्रेशन हम कुछ ना कुछ ले लेंगे। सपोज दैट इसका कंसंट्रेशन हम ए मान के चलते, इसका कंसंट्रेशन ए मान के चलते हैं, और जब टाइम 0 था तो ये तो हमारा बनेगा नहीं, यानी हमारा ये क्या होगा 0 बनेगा तो टाइम 0। अब क्या होगा अगर टाइम एट टाइम t इक्वल टू t पे लेते हैं, अगर कोई ना कोई टाइम पे लेते हैं 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, अगर आप ले लेते हैं टाइम ले लेते हैं, तो ये जो रिएक्टेंट था उसमें से कुछ ना कुछ जरूर डिक्रीज होगा। रिएक्टर का कंसंट्रेशन को हम यहाँ पर कंसंट्रेशन को हम ए मान लिए हैं, तो हमारा चलो यहाँ पे ए के लिए हम सी मान लेते हैं, अच्छा रहेगा, सी का मतलब कंसंट्रेशन मान लेते हैं, सी ले लेते हैं। इसका कंसंट्रेशन ए का कंसंट्रेशन सी था, लेकिन जैसे टाइम होगा तो कुछ टाइम के बाद इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, तब तो ये बनेगा ना। इसको बनने के लिए इसका कंसंट्रेशन का डिक्रीज होना जरूरी है, तो ये डिक्रीज होगा। तो मान लो कि सी में से कुछ ना कुछ हमारा डिक्रीज होगा, पूरा डिक्रीज नहीं, कुछ ना कुछ डिक्रीज होगा, और जितना माइनस हुआ, जितना हमारा डिक्रीज होगा उतना ये बनेगा, एक्स का बनना होगा, एक्स का बनना होगा। तो हम जानते हैं कि वो जो जितना जल्दी वो डिक्रीज होगा, जितना जल्दी डिक्रीज होगा उतना इसका स्पीड होगा। अब ये धीरे धीरे इसका हमारा कंसंट्रेशन में डिक्रीजमेंट आ रहा है, यानी धीरे धीरे कंसंट्रेशन में डिक्रीजमेंट आ रहा है, यानी हमारा रेट क्या है, कम, यानी इसका डिक्रीजमेंट धीरे धीरे, तो रेट भी हमारा धीरे धीरे। तो कैसे समझिए, तो अकॉर्डिंग टू मास सेक्शन के द्वारा भी हम लोग स्टडी किए हैं। अकॉर्डिंग टू मास सेक्शन के द्वारा हम लोग को पता है मास सेक्शन में क्या कहा जाता था। मास सेक्शन को, मास सेक्शन क्या है, इक्विलिब्रियम चैप्टर में आप लोग पढ़े हो। मास सेक्शन के द्वारा, मास एक्शन के द्वारा हमें पता चलता है कि जो एक्चुअली मास एक्शन के द्वारा हम लोग पता है रेट क्या इसका क्या है,
हाँ, देखो मास एक्शन के द्वारा हमें यह पता चलता है कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। तो हम अकॉर्डिंग टू मास एक्शन हमें पता है कि किसी भी रिएक्शन का रेट जो होता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हम ये मास एक्शन के द्वारा इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ेंगे कि किसी का भी अगर रेट होगा डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अभी यहां भी डिपेंड किया, अभी यहां भी मैंने कहा कि जितना जल्दी ये डिक्रीज हो, क्या डिक्रीज होगा रिएक्टेंट जितना जल्दी डिक्रीज होगा उतना ही उसकी स्पीड होगी, उतना ही उसकी वेलोसिटी, उतना ही उसका रेट होगा। हमें ये देखना है कि रिएक्टेंट जो हो वो कितना जल्दी डिक्रीज हो रहा है, और जितना डिक्रीज होगा उतना ही इंक्रीज होगा, बनेगा। यानी रेट जो डिपेंड करेगा रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट, ये भी देखना है। अब और भी देखना है आगे। अब रेट ऑफ रिएक्शन जो है, अगर इससे हटाओ रिएक्टेंट को अगर हम आर मान लिए, अब रिएक्टेंट में हमारा क्या है, ए है, ए का कंसंट्रेशन की बात करें तो आर जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने तो कोई कांस्टेंट फिर होगा के और कंसंट्रेशन ऑफ के, ठीक है। ये कंसंट्रेशन ऑफ के, ये ए के कंसंट्रेशन पे हमारा जाएगा। यानी अब हमें ये देख लेंगे कि जो रेट है वो डिपेंड कर रहा है किसके, ए के कंसंट्रेशन यानी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन। हमें ये तो रेट के बारे में पता चला कि रेट क्या कहता है, रेट मतलब हुआ क्या। अभी मैं रेट समझा रहा था कि रेट कहते किसको है, ये टाइम के अकॉर्डिंग अगर हमारा इसकी कंसंट्रेशन में जो चेंजेज आएगा वही हमारा रेट कहलाएगा। अभी मैं फॉर्मूला नहीं करते फिर समझा रहा था, टाइम यहाँ 0 था, उसके बाद टाइम t पे इसकी कंसंट्रेशन में चेंजेज आ गया, फिर कंसंट्रेशन c था, फिर c माइनस x आ गया, इन दोनों के बीच में चेंज निकाल लेंगे, इन दोनों के बीच में चेंज निकालेंगे, इन दोनों के बीच में हमें टाइम का चेंज निकालेंगे, दोनों को डिवाइड कर लेंगे, हमारा रेट निकल जाएगा। जैसे हम किसी का वेलोसिटी निकालते कैसे, स्पीड निकालते कैसे निकालते, डिस्टेंस अपॉन टाइम, कहां से पहले कहां था फिर बाद में कहां, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम, वही हमारा स्पीड होता था। वही यहाँ पे भी, अब यहाँ से स्पीड निकालने के लिए हमारा डिस्टेंस तो है नहीं बल्कि कंसंट्रेशन में है, हम चेंज देखेंगे तो चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, और वही हमारा रेट कहलाएगा। तो रेट तो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे, हम वो भी देख लेंगे। अब ये प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं करता, प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करता है, वो दोनों अभी देखेंगे, प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करता है। लेकिन अभी हम देखेंगे कि चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम को हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो और हम स्टार्ट करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन में देखेंगे कि टाइप ऑफ रिएक्शन में देखेंगे कि हम क्या काम करेंगे, इसकी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, इंस्टेंटेनियस क्या है, ये सब के बारे में चर्चा करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि सेंटर करंट में कि आखिर जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो किस टाइप के होते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में स्टडी कर लेते हैं। एवरेज अगर किसी की स्पीड निकालनी है, अगर किसी की स्पीड निकालते तो फिर इसमें हम क्या करते हैं, डिस्टेंस का जो हमारा पूरा टोटल डिस्टेंस का जो हमारा क्या रहता है, चेंजिंग डिस्टेंस अपॉन चेंजिंग टाइम, तो हमारा एवरेज स्पीड निकलता है। उसी तरीका से अगर हमें रेट निकालना है, एवरेज वेलोसिटी निकालना है, एवरेज हमारा क्या स्पीड निकालना है केमिकल रिएक्शन का, तो हमारा क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन इन चेंज इन टाइम। यानी जो कंसंट्रेशन में जो चेंज आएगा वो, और जो टाइम में चेंज आएगा वो अगर हम निकाल लेते हैं तो हमारा, अगर यहाँ पे वेलोसिटी स्पीड होता तो क्या होता है, चेंज इन डिस्टेंस अपन चेंज इन टाइम। वही इसी तरीका से यहाँ पे एवरेज रेट की बात कर रहे हैं तो चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। हम ये देखते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालने, एवरेज। लेकिन अगर कोई बोल दे कि इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए तो उसके भी अभी निकालेंगे, पहले एवरेज के लिए तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन मैंने बताया था डिपेंड कर रहा है रिएक्टेंट के
और रिएक्टेंट पे प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करेगा। तो चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज को हम लिखेंगे ये कंसंट्रेशन ऑफ ए, हमने ए लिया था रिएक्शन रिएक्टेंट पे, और अपॉन चेंज इन टाइम। लेकिन एक बात हमें स्टडी करना है कि हम लोगों ने चेंज इन कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा था कि इंक्रीज? हाँ, ये कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा था, तो इसलिए हम डिक्रीज के लिए यहाँ पे माइनस लगाएंगे। माइनस किस लिए? क्योंकि हमारा कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा था, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, ये बात हमें याद रखना है। तो ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है और प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमारा प्लस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी का कंसंट्रेशन और अपॉन चेंज इन टाइम, ये हमें बिल्कुल ध्यान में रखना है। ये हमारा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अगर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो पहले का कंसंट्रेशन जो दिया है वो इनिशियल, लास्ट का जो कंसंट्रेशन दिया है वो फाइनल कंसंट्रेशन, दोनों का डिफरेंस निकाल के, और इनिशियल जो टाइम दिया है वो, लास्ट का जो टाइम दिया है वो दोनों का डिवाइड कर लेंगे तो हमारा निकल जाएगा। रिएक्टेंट की बात करेंगे तो माइनस में, प्रोडक्ट की बात करेंगे तो प्लस में। लेकिन ये माइनस प्लस ये बता रहा है कि इसका डिक्रीज हुआ है और इसका इंक्रीज हुआ है, ये बात याद रखेंगे। ये माइनस इसलिए, प्लस इसलिए क्योंकि ये लेंथ की बात करेगा, इंक्रीज की बात करेगा। अब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस के बारे में, इंस्टेंटेनियस के बारे में, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अगर हमें इंस्टेंटेनियस, अगर स्पीड के बारे में जानते हैं फिजिक्स में, हम एवरेज पर इंस्टेंटेनियस तो क्या बोलते हैं, हम डिफरेंशिएट करके निकालते हैं पर्टिकुलर टाइम के लिए, पर्टिकुलर टाइम के लिए निकालते हैं तो हमें क्या डिफरेंशिएट करके निकालते हैं। उसी तरीका से यहां भी अगर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, जैसे कोई बोल दिया कि एक से कोई 100 सेकंड में इतना था कंसंट्रेशन और 10 सेकंड के बाद इतना होगा, तो उसका एवरेज निकाल तो एवरेज से इस तरीका से निकालते। लेकिन एग्जैक्ट बोले 3 सेकंड पे क्या हुआ, तो उस टाइम पे भी हम निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डी, मतलब उसको डिफरेंशिएट करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ए डी अपॉन, और ये कितने होगा माइनस, हम बी के लिए करेंगे तो हमारा क्या होगा प्लस डी कंसंट्रेशन डी अपॉन डी। इंस्टेंटेनियस के लिए हम ये फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस फॉर्मूला के लिए हम यूज करेंगे, टोटल क्या होगा इंस्टेंटेनियस के लिए। अब बात यहां पे समझना है कि रेट ऑफ रिएक्शन में हम दो चीज लिए थे, रिएक्शन में हमें दो चीज लिए थे, एक क्या था रिएक्टेंट था और एक क्या था प्रोडक्ट था। हम देखते हैं कि रिएक्टेंट और एक क्या था प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या था, इसका कंसंट्रेशन को हम ए मान लिए और इसके कंसंट्रेशन को हम बी मान लिए। इसका कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम से क्या कर रहा था, डिक्रीज कर रहा था, और इसके कंसंट्रेशन हमारा टाइम टू के साथ इंक्रीज कर रहा था, टाइम के साथ इसका डिक्रीज कर रहा था, इसका इंक्रीज कर रहा था। और इंस्टेंटेनियस टाइम पे हम निकाले तो इसके लिए हमारा क्या हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन में हमारा क्या हुआ माइनस डी ए अपॉन डी टी, और ये होगा प्लस डी बी अपॉन डी टी, ठीक है। इस बात को हम देखेंगे। अगर आपको अगर इसका ग्राफ निकालना है तो कैसे निकालेंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर, तो हम देखते हैं कि ग्राफ के लिए अगर बात कर लेते हैं, ग्राफ पे हम बात कर लेते हैं। इसके लिए मान लो कि हम कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ निकालते हैं, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में। इस टाइप में हम मान लो कि कंसंट्रेशन, एक कंसंट्रेशन इस टाइप में और टाइम इस टाइप डायरेक्शन में, उसके बीच में ग्राफ निकालेंगे तो देखेंगे टाइम का डिक्रीज होगा। पहले कंसंट्रेशन मान लेते कि टाइम यहाँ पे 0 था, 0 पॉइंट पे टाइम यहाँ पे अगर 0 था तो कंसंट्रेशन हम रिएक्टेंट का क्या लेंगे, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा ज्यादा, यानी रिएक्टेंट हमारा ज्यादा होगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन मान लो किस पॉइंट पे है, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का इस पॉइंट पे है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ ए यहाँ पे है, तो इसमें डायरेक्ट लिखता हूँ कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। ए का कंसंट्रेशन वहां पे, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा वैसे वैसे उसका कंसंट्रेशन डिक्रीज होते जाएगा। अब हमारा ये टाइम बढ़ रहा है, कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, तो कैसे जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि अब यहाँ पे कंसंट्रेशन डिक्रीज होकर के क्या आएगा टाइम टी पे, और टी टाइम पे हमने से कंसंट्रेशन क्या होगा ए माइनस एक, जो भी हम ले सकते हैं। अगर दे दिया कि टाइम टी पे ये है तो टाइम टी पे यहाँ भी हो सकता है, मान लो कि यहाँ पर 0 था, 1 सेकंड में यहाँ पे आया, 2 सेकंड में यहाँ पे आया। देखो देखो धीरे धीरे टाइम हमारा 1 सेकंड में सपोज यहाँ पे है तो यहाँ कंसंट्रेशन यहाँ था, धीरे 2 सेकंड में और कंसंट्रेशन कम होगा, 3 सेकंड में और कम होगा, लेकिन एक टाइम पर जाता है तो कंसंट्रेशन क्या हो गया कांस्टेंट हो जाएगा।
क्योंकि पूरी तरह से रिएक्शन खत्म नहीं हो सकता, ये बात ध्यान में रखें। प्रोडक्ट हमारा अब बनेगा, प्रोडक्ट की तरफ से हमारा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग देखें, कंसंट्रेशन ऑफ ए था जिसके कारण हमको रिएक्टेंट के लिए, अब प्रोडक्ट के लिए देखते हैं क्या होगा। प्रोडक्ट के लिए देखते हैं, यानी कंसंट्रेशन हम यहाँ पे मान लो कि ये कंसंट्रेशन है और यहाँ पे टाइम। प्रोडक्ट के लिए ये डिक्रीज हो रहा था, माइनस की वैल्यू डिक्रीज हो रहा था ये वैल्यू, लेकिन जब स्टार्टिंग पे हमारा टी के वैल्यू पे, जब टी की वैल्यू 0 थी तब हमारा कंसंट्रेशन ऑफ बी क्या था, 0 यहाँ। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ते गया वैसे वैसे उसका कंसंट्रेशन भी इंक्रीज करते गया, यानी हमारा टाइम बढ़ा कंसंट्रेशन इंक्रीज किया, टाइम बढ़ा कंसंट्रेशन इंक्रीज किया, तो इसका क्या आएगा, ये ग्राफ। तो ये हमारा कंसंट्रेशन अब क्या हो गया। तो वही बात है कि हमारा अगर देखना है तो टाइम के साथ कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा और टाइम के साथ एक का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, रिएक्शन का प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन हमारा बढ़ेगा। ये बात को हमें ध्यान देंगे। तो इसके लिए अगर हमें लिखना है तो क्या लिख सकते हैं हम, मेरे को कहाँ गया यार, हाँ अब हमें मैंने क्या बोला था कि इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज कैसे हो रहा है इसको हम बोल सकते हैं क्या, तो स्पेस है तो लिख देता हूं, डिक्रीजिंग इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, यानी पर यूनिट टाइम के अकॉर्डिंग इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज हो रहा है, और इसका कंसंट्रेशन इंक्रीजिंग इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इन पर यूनिट टाइम, हर एक यूनिट पर यूनिट टाइम, यानी हर क्षण इसका बढ़ते चला जाएगा, हर क्षण इसका घटते चला जाएगा। जब हर क्षण इसका घटते चला जाता है और इसका बढ़ते चला जाता है तो इसको बोलते हैं डिसअपेरियंस, इसको बोलते हैं हम डिसअपेरियंस करके नाम देते हैं, डिसअपेरियंस ऑफ रिएक्टेंट, डिसअपेरियंस ऑफ रिएक्टेंट। और इसका क्या होगा, अपेरियंस ऑफ प्रोडक्ट, यानी इसका कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम हमारा इंक्रीज कर रहा है, इसका कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम डिक्रीज कर रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, हमारा डिसअपेरियंस ऑफ रिएक्टेंट और डिसअपेरियंस ऑफ प्रोडक्ट, ये हमारा होगा। तो अब चलो इतना तो हम लोग समझ गए कि आखिर क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शन में, तो स्टडी कैसे करना है ये भी हमें ध्यान देना। अगर एट इक्विलिब्रियम पे होगा तो क्या होगा, खुद सोचो, एट अगर इक्विलिब्रियम पे लेते तो हमारा क्या होता था, इसका डिक्रीज हो रहा है, इसका इंक्रीज हो रहा है। एट इक्विलिब्रियम टाइम पे हम क्या करते थे, इंक्रीज और डिक्रीज, हमारे इक्विलिब्रियम टाइम पे हमारे जब केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ते थे तो एक टाइम के बाद एक टाइम पे जाकर के वो इक्विलिब्रियम, यानी जितना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है उतना ही प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ आ रहा है, वो इक्विलिब्रियम में हम करते हैं। आगे देखते हैं, लेकिन तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम लोग अब देखेंगे एट इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, लोगों ने अभी बताया एट इक्विलिब्रियम पे क्या होता है। हम लोग ऐसे भी इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़े हैं कि एट इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट का देखो इसमें हम लोग अब स्टार्ट करेंगे केमिकल काइनेटिक के लिए एट इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम पे हमारा क्या होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता था रिएक्टेंट के लिए और रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा प्रोडक्ट के लिए, तभी वो इक्विलिब्रियम में होगा। हम लोग इक्विलिब्रियम चैप्टर में भी यही स्टडी करते थे कि जितनी स्पीड हमारा होना चाहिए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाने का, उतना ही प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ भी आने का स्पीड होगा, तभी वो इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। तो हमारा क्या होता था एट इक्विलिब्रियम में, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में अगर देखेंगे तो हमारा क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा हमारा ये किसका, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के लिए, यानी DA अपॉन,
इंस्टेंटेनियस टाइम का हम देख रहे हैं, और ये बराबर होगा किसके इक्वल, किसको होगा, dv अपॉन एट इक्विलिब्रियम के हिसाब से जितनी स्पीड हमारा रेट रिएक्टेंट के लिए होना चाहिए डिक्रीज करेगा, उतना ही प्रोडक्ट के लिए भी होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं, इसके लिए ग्राफ हम लोग पढ़े थे। अगर इधर कंसंट्रेशन की बात करें, इधर कंसंट्रेशन की बात करें और इधर की तरफ हमारा टाइम की बात करें, तो हम देखते थे क्या कि अगर हमारा विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारा यहाँ पे था कंसंट्रेशन ए का, तो धीरे धीरे हमारा वैल्यू डिक्रीज करता था और ए का कंसंट्रेशन यहाँ पे आ गया, और बी के लिए यहाँ पे क्या था, और धीरे धीरे हमारा इंक्रीज करके यहाँ पे पॉइंट हम देख लेंगे क्यों भी हम। तो हमारा ये होता था कि जितने स्पीड रिएक्टेंट के लिए है ये उतना ही प्रोडक्ट के लिए वो होगा, तो यानी रेट ऑफ रिएक्शन माइनस डी अपॉन डी टी इक्वल टू डी अपॉन डी टी, यह बिल्कुल हमें ध्यान में रखना है। लेकिन अब एप्रियंस और डिसएप्रियंस की बात किया जाए कि कितना एप्रियंस है, कितना हमारा डिसएप्रियंस कितना है, रिएक्टेंट में कितना कम हो रहा है और कितना इसमें बढ़ रहा है, उसके लिए भी हमें स्टडी करना है। तो चलो अगर मान लो कि एक हम स्टोमेट्रिक कोएफिशिएंट ले लेते हैं, और स्टोमेट्रिक कोएफिशिएंट एक ले लेते हैं, एक स्टोमेट्रिक कोएफिशिएंट के लिए अगर हम लेके चले, अगर मान लो स्टोमेट्री के लिए, यानी स्टोमेट्री हम केमिकल रिएक्शन के लिए ले लेते हैं जिसमें हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट भी क्या है, कितने मोल से, उसके लिए लेकर के चलते हैं। तो उसके लिए रेट की वैल्यू कैसे निकालेंगे और इक्विलिब्रियम पे रेट हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से कितना बराबर होता है वो देखिए। सपोज दैट मैंने एक एग्जांपल में यहाँ पे ले लिया 4A, एक एग्जांपल में ले लिया 4A प्लस 2B प्लस 3D। सपोज दैट आप कोई भी ले सकते हो एग्जांपल में, ये कोई केमिकल रिएक्शन, सपोज दैट ये केमिकल रिएक्शन, हम यहाँ पे ध्यान देंगे ए का कोएफिशिएंट क्या है, ए का कोएफिशिएंट क्या है हमें ध्यान देंगे, ए का कोएफिशिएंट क्या है 4, बी का कोएफिशिएंट क्या है 2, सी का कोएफिशिएंट क्या है 1 और डी का कोएफिशिएंट क्या है। हमें एक ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग हमें पता है कि जब 4 मोल ऑफ ए रिएक्शन कर रहा है बी से, तो 1 मोल ऑफ सी बन रहा है। ये हम लोग बिल्कुल पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग में। अब उसके अकॉर्डिंग हम रेट की बात किया जाए तो रेट से हमारा क्या होता है, तो ये भी ध्यान देंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन फॉर कंसंट्रेशन ए की कंसंट्रेशन के हिसाब से देखेंगे, ए के कंसंट्रेशन के हिसाब से अगर देखे जाए तो क्या होगा हमारा, देखो ध्यान से कि इसका ए के कंसंट्रेशन के हिसाब से देखा है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है हमारा डी अपॉन डी टी फॉर रिएक्टेंट के लिए, डी अपॉन डी टी, तो डिसएप्रियंस ऑफ ए अपॉन डी टी। कोएफिशिएंट कितना है हमारा, कोएफिशिएंट कितना हमारा 4 है, तो हमारा जब भी हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे इसके कोएफिशिएंट का जितना होगा उतना से डिवाइड हो जाएगा, यानी क्या लिखेंगे अपॉन 4। इसी को हम 1/4 भी लिख सकते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस डी ए अपॉन डी टी, यानी -1/4 इंटू डी ए अपॉन डी टी। ये हमारा होगा रेट ऑफ रिएक्शन फॉर कंसंट्रेशन ए के लिए। अगर बी के लिए निकाले तो बी के लिए निकाले तो हमारे क्या है, ये भी रिएक्टेंट में ही है, तो इसका भी डिसएप्रियंस होगा, ये डिसएप्रियंस हो रहा है, डिसएप्रियंस माइनस में मतलब डिसएप्रियंस हो रहा है, तो डी बी अपॉन डी टी अपॉन 2, यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1/-1/2 इंटू डी बी अपॉन डी टी। अब हम बात कर लेते हैं प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम बात कर रेट ऑफ रिएक्शन फॉर कंसंट्रेशन, अगर हम सी की बात कर लेते हैं, सी के लिए तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे डी सी अपॉन डी टी, लेकिन ये किसमें होगा, पॉजिटिव में होगा, प्रोडक्ट है यानी इंक्रीज कर रहा है पॉजिटिव में, इसका एप्रियंस हुआ है, ये एप्रियंस है, ये डिसएप्रियंस है, तो एप्रियंस से अब हमारा क्या होगा अपॉन 1, यानी बी ए अपॉन हम क्या कहेंगे डी पॉजिटिव, सॉरी डी सी अपॉन डी सी। उसी तरीका से हम निकाल लेंगे किसके लिए, और डी के लिए निकालेंगे, आप लोग डी के लिए निकाल सकते हो। तो डी के लिए क्या होगा हमारा प्लस डी बी अपॉन सॉरी डी डी अपॉन क्या होगा डी टी अपॉन 3, यानी इसी को बोल सकते हैं डी बी अपॉन डी टी 1/3।
ये होगा। तो ये हमारा दोनों था डिसअपेरियंस, ये जो हमारा था वो क्या डिसअपेरियंस, और ये हमारा क्या था अपीयरेंस। ये डिसअपेरियंस और ये अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा टाइम के रिस्पेक्ट में ये हमारा बढ़ा है कंसंट्रेशन, इसके टाइम के रिस्पेक्ट में हमारा घटा है। तो अगर हम इक्विलिब्रियम में लेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, अगर हम इसका स्टडी किया जाए तो यहाँ पे लिख देते हैं इसका रेट ऑफ रिएक्शन के लिए अगर देखा जाए हमारा क्या आ रहा है, टोटली रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन अगर देखा जाए तो क्या है हमारा डी -1/4 dA अपॉन dt इक्वल टू -1/2 dB अपॉन dt और इक्वल टू प्लस dc अपॉन dt और क्या होगा 1/1 ही होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और क्या होगा प्लस d कंसंट्रेशन ऑफ d अपॉन हमारा क्या हो जाएगा dt और क्या होगा प्लस 1/। तो ये हमारा क्या होगा, इसके लिए इस इक्वेशन के लिए हमारा ये रेट ऑफ रिएक्शन होगा। अगर हमें सबका वैल्यू देख करके निकालना है, अगर ये वैल्यू दिया हो, ये वैल्यू निकालना है तो हम पता निकाल सकते हैं, ये वैल्यू दिया इस वैल्यू को निकाल सकते हैं आसानी से, अगर ये वैल्यू दिया है ये वैल्यू दिया तो इस वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो हमारा क्या होगा कि सब अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा कि जितना जितना रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज करता है रिएक्टेंट का उतना ही इंक्रीज होना चाहिए, दोनों इक्वल में होगा अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम। तो चलो तब तक इतना था। चलो एक एग्जांपल से देखते हैं, केमिकल रिएक्शन एक लेकर के देखते हैं कि एग्जांपल में सपोज दैट एक एग्जांपल में ले लिया हमने N2 प्लस 3H2 या हमारा 2NH2। इसके लिए अगर स्टडी किया जाए, इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन के लिए स्टडी किया जाए तो हमारा क्या होगा, पहले देखेंगे डिसअपेरियंस ऑफ N2। N2 का डिसअपेरियंस क्या होगा हमारा, यानी कितने टाइम में वो डिक्रीज कर रहा है वो देखेंगे। तो हमारा क्या होगा डी कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन क्या होगा डी टी अपॉन माइनस में होगा या डिक्रीज करेगा अपॉन 1/1 क्योंकि हमारा 1 की वैल्यू कोएफिशिएंट में होगा। अगर हम बात करते हैं डिसअपेरियंस ऑफ हमारा क्या H2 का डिसअपेरियंस होगा तो हमारा क्या होगा -TH2 का कंसंट्रेशन अपॉन हमारा और हम माइनस में क्या होगा 1/3, ये डिसअपेरियंस होगा। तो अपीयरेंस कौन होगा, तो अपीयरेंस यहाँ पे प्रोडक्ट वाला होता है, प्रोडक्ट में कौन है अमोनिया, अमोनिया के अपीयरेंस देख सकते हैं। इसके बाद अपीयरेंस ऑफ हमारा क्या होगा H2 का अपीयरेंस सॉरी NH3 हमारा क्या आएगा प्लस 1/2 NH3 का कंसंट्रेशन अपॉन, यानी हम रेट ऑफ रिएक्शन को हम स्टडी कर लेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन हमारा क्या आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन हमारा क्या आएगा -dN2 अपॉन dt इक्वल टू -1/3 dH2 अपॉन dt इक्वल टू फिर हमारा क्या आएगा प्लस 1/2 dNH3 अपॉन dt। ये हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। अब चलो इसमें हम क्वेश्चन स्टार्ट करके एक देखते हैं, बना के देखते हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए तो कैसे होगा। ये हमारा रेट ऑफ रिएक्शन हो गया NH3। हाँ तो हाँ अभी हम देख लेंगे कि ये जो स्टडी की इसके द्वारा हमारा क्या पता चलता है। अगर ये बताया गया कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 इज ट्वाइस द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2, इस क्वेश्चन ये जो हमारा दिया गया है ये रिएक्शन यही एक्सप्लेन करता है कि जो अपीयरेंस NH3 का जो अपीयरेंस है वो ट्वाइस है, किसके ट्वाइस है हमारा N2 के डिसअपीयरेंस, यानी डिसअपीयरेंस जितना हमारा डिक्रीज हो रहा है उतना उसका ट्वाइस उतना बन रहा है। देखते हैं कि हो रहा है कि नहीं। हम ये जानते हैं कि सब रेट ऑफ रिएक्शन पर किसके किसके बीच हो रहा है, NH3 के बीच और N2 के बीच। तो NH3 का हम देखेंगे और N2 का देख लेंगे। N2 देखो N2 में हमारा क्या कहा गया,
N2 और किसके वैल्यू में, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 इज ट्वाइस द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2। N2 के रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के N2 के ट्वाइस है। तो हम देख लेंगे NH3 का, NH3 का हम यहाँ पे बना के देखेंगे DNH3 अपॉन D2। हमारा ये क्या फ्लक्स 1/2 इक्वल टू हमारा क्या होगा dN2 अपॉन dt माइनस, ये हमारा माइनस में ये डिसअपीयरेंस और ये अपीयरेंस। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको इससे इंटू करेंगे तो हमारा क्या होगा प्लस dNH3 अपॉन dt इक्वल टू 2 माइनस इंटू 2 इंटू dN2 अपॉन dt। और यही तो बात बोल रहा है यहाँ पे, यही बात यहाँ पे बोल रहा है, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NH3, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3, अपीयरेंस मतलब बढ़ रहा है, ऑफ NH3 इज ट्वाइस द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2, इज ट्वाइस ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2। यानी हमारा ये स्टडी, ये जो हमने निकाला, इसका मीनिंग क्या हुआ कि जितना हमारा इंक्रीज कर रहा है NH3 वो उतना ही टाइप ऑफ डिक्रीज कर रहा है N2 का कंसंट्रेशन। ये बात बिल्कुल ध्यान देंगे। अब हम देखेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2। H2 का देख लेते हैं, H2 का यहाँ, H2 का कितना है हमारा, H2 का अपना डिसअपीयरेंस होगा अपॉन 3, 1/3 अपॉन dt इक्वल टू, फिर क्या बोल रहा है 1/5 टाइम्स ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3, NH3 को लेकर के NH3 प्लस 1/2, फिर क्या होगा dNH3 अपॉन dt। इसको हम स्टडी करेंगे तो क्या आएगा, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर लेंगे तो हमारा क्या वैल्यू आएगा माइनस dH2 अपॉन dt, उधर जाएगा तो हमारा क्या होगा इक्वल टू, प्लस में NH3 की वैल्यू क्या होगा 3/2, 3/2 को क्या लिख सकते हैं 1.5, 3 इधर 3 जाएगा तो 3/2 को 1.5 लिख सकते हैं, बिल्कुल 1.5 इंटू d अपॉन dt। तो बिल्कुल समझ में आ गया, वही तो बोल रहा है यहाँ पे कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2, H2 का डिसअपीयरेंस जितना हो रहा है इस 1.5 टाइम्स ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3, NH3 का 1.5 टाइम्स उतना ही हमारा क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। यानी कहने का मतलब है कंसंट्रेशन H2 का जितना डिक्रीज हो रहा है उसका 1.5 टाइम्स NH3 का बन रहा है। यही हमारा रेट ऑफ रिएक्शन बता रहा है। इस तरीके से रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 की बात करेंगे, H2 का, और H2 और N2 की बात करेंगे। तो H2 के देखेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 इज ट्वाइस द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ N2। यानी कहने का मतलब है कि जितना ये डिक्रीज कर रहा है उससे उसका 3 गुना कौन डिक्रीज कर रहा है, हमारा N2 डिक्रीज कर रहा है। ये बात हमें बिल्कुल, तो वहां भी हम निकाल के देखेंगे तो वही आएगा, ये भी निकालना आसानी से आ जाएगा। तो हमारा ये रिएक्शन में ये स्टडी करता है कि N2 और NH3, N2 H2 और NH3 में कितना डिक्रीज कर रहा है कंसंट्रेशन और कितना बनने वाला या डिक्रीज कर रहा है। तो ये हमारा रेट ऑफ रिएक्शन का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे भी क्वेश्चन हम दे देता हूं, उसके बाद प्रैक्टिस करके देखना कैसे कौन सा डिसअपीयरेंस है कौन सा अपीयरेंस है। तब तक कैसे